कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं जो है मध्यकालीन भारतीय या पूर्व मध्यकालीन कह सकते हैं चोल साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। ऐसे 8वीं से 18वीं सदी का काल मध्यकाल ही कहलाता है, लेकिन यह स्टार्टिंग का है तो पूर्व मध्यकाल भी इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर चोल की जो उपलब्धि है वो कई बार क्वेश्चन चोल से पूछे गए हैं। और चोल, पल्लव और हम्पी साम्राज्य, जिसको कि विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अल्टरनेट, जैसे इस वर्ष चोल पूछा तो अगले साल हो सकता है पल्लव पूछेगा या हम्पी पूछता है। तो ये 3 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि मैं तीनों क्वेश्चंस अपने ऐप में डाल दिया हूं। तो आप एक बार उसको अच्छे से वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। बाकी अगर आप ऐप से डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ या बाय कर लेते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा और बहुत ही कम समय में आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी जानकारी होना मेंस में बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी होता है जब स्टूडेंट्स 1 या 2 बार लिखते हैं, बैठते हैं एग्जाम में तब। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके बीच में लाया हूँ और मैं सारे टॉपिक जो भी महत्वपूर्ण हैं सारे ऐप में डाल दिया हूँ। तो आप वहाँ से बाय ज़रूर कर ले और बहुत कम समय है आपके पास, जितना आप लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर को उतना लिखें। चलिए टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। और जो टॉपिक है वो है चोल की उपलब्धि। तो चोल के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। मुख्य रूप से 2 चीज़ों के लिए चोल जाने जाते हैं। तो सबसे पहला चोल जाने जाते हैं अपने स्थानीय स्वशासन के लिए और दूसरा जाने जाते हैं अपनी नौसेना के लिए। ठीक है, तो ये तो आप लोग सबको पता है। लेकिन हमें जो मेंस में किस प्रकार से लिखना है, और ये जो मैंने आंसर राइटिंग यहाँ पे आपको मॉडल आंसर जो रखा है इसमें मैंने हर एक आयाम को रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये पूरा पढ़ के जाना है और आपको पूरा लिख देना है, नहीं। इसमें 8 पेज में मैंने लिखा है और एग्जाम में आपको जितना पूछेगा उतना ही लिखेंगे आप। अगर वहाँ के स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा तो उतना ही लिखेंगे। अगर कला संस्कृति के बारे में और प्रशासन के बारे में पूछेगा तो वो दोनों टॉपिक को अच्छे से लिखना। ये नहीं कि मैंने जितना भी आयाम यहाँ पर लिखा है उसके उपलब्धियों को तो सब आप लिखने बैठ जाइए, तो आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने जो इस चैप्टर में सारे इनपुट को डाल दिए हैं, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। एक बार में समझ जाइएगा तो उसके बाद आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहाँ पे आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आंसर को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड को समझना होता है कि वो है क्या चीज़, चोल है क्या या कौन शासक थे। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बैकग्राउंड आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप वहाँ पे 6 पेज तो आप लिख नहीं पाइएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे हर एक पोर्शन को यहाँ पे टच किया है चोल के। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप भरोसा रखें। चलिए सबसे पहले भूमिका में हमने क्या लिखा है वो देखिए। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल शासन को द्रविड़ इतिहास, चूंकि दक्षिण भारत जितना भी है, जो भी दक्षिण भारत का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट द्रविड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो द्रविड़ इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोलों ने अपने लंबे शासनकाल में 850 से 1279 ईस्वी, यानी आप कह सकते हैं इस काल को 9वीं सदी से 13वीं सदी, ठीक है, में न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली का भी निर्माण किया। तो यहाँ पूर्व काट दीजिए, मध्यकालीन ही इतिहास लिखिए। ऐसे पहले से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ मेन रूप से यहाँ पे जो चोल का जो प्रशासन का जो काल माना गया है वो 850 से 1279 माना गया है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की तो स्थापना की ही, साथ साथ एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली जो कि एक नया था, नवीन था, जैसे स्थानीय स्वशासन को लेकर के, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है।
और यही स्थानीय स्वशासन ही आगे इसके पतन का कारण भी बन जाता है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आज ये चोल राजा जो थे, तो यहाँ पे अगर आप चित्र बना देते हैं, वहाँ पे छोटा सा, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, तो अगर आप वहाँ पे नीचे में इस तरीका का चित्र बना के तंजौर लिख करके चोल लिख दीजिएगा तो भी आपके मतलब अच्छा थोड़ा सा देखने में लगेगा। अब तो पूरा भारत बना के नीचे में लिख दीजिए। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र जो तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया और धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक और स्थानीय शासकों को पराजित कर क्या किया, इन्होंने पूरे दक्षिण में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभर गए। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रारंभिक शासक जो थे उनमें विजयालय का नाम आता है। 846 से 871 ईस्वी के बीच में थे और इन्होंने तंजौर को जीता था। तो सबसे पहले चोल कहां से स्टार्ट किया, तो विजयालय ने किया, और कहां से, तो तंजौर से इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे दक्षिण जो द्रविड़ जो क्षेत्र है उसको जीत करके एक सशक्त राज्य का, स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया। ठीक है। अब आज ये चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र था। राजराज प्रथम 958 से 1016 या 1016 ईस्वी तक एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। तो राजा राज प्रथम के बारे में जान लीजिए, ये भी चोल वंश के ही शासक थे और सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि राजेंद्र जो था, राजा राज चोल का जो पुत्र था, उसने भी अपनी वीरता का यहाँ पे जो है परिचय दिया है। राजराज प्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था, अतः वह एक सामुद्रिक विजय पाने के लिए निकला। उसने श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी। यानी जो अरब जगत से, जैसे आप भारत का मैप में यहाँ पे छोटा सा बना दूं, ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से अरब जाने का ये समुद्री मार्ग है, तो इस क्षेत्र में इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया और यहाँ पे और श्रीलंका वगैरह में भी जा करके इन्होंने क्या किया था कि शासन किया था। ठीक है। तो यहाँ पर व्यापार के भी दृष्टिकोण से ये लोग बहुत उन्नत हो चुके थे। राजा राज का पुत्र जो राजेंद्र था, राजेंद्र अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया और यही नौसेना के रूप में जो चोल साम्राज्य की महत्व को दर्शाता है। उसके दो युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक तो उसने क्या किया कि भारत के समुद्री तट से होकर उड़ीसा पार करके गंगा तक पहुंची। जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे जैसे ये चोल, जैसे भारत का जैसे ये मैप है, एक सिंपल सा मैप है मान के चलिए, तो यहाँ से लेकर के ये समुद्र तट से उड़ीसा से गंगा तट तक ये पहुंचा था और इस क्षेत्र को भी उसने विजय किया था। ठीक है। और दूसरा साहसिक कार्य क्या किया वो देखिए। राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ और इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। इस तरीका से भारत का मैप बना के कहीं पे भी तंजौर को दर्शा के चोल लिख दीजिएगा, तो यहां से थोड़ा सा कॉपी चेकर को अच्छा लगेगा। अब आ जाइए प्रशासनिक संगठन के बारे में। इसकी विशेषता में सबसे पहले प्रशासनिक जो संगठन था वो किस प्रकार से था चोलों का, तो राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। फिर भी शासन के कार्यों के संचालन के लिए वह अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था और उसके आदेश को उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। राजा का जो निजी सचिव हुआ करता था, जो भी आदेश देता था राजा उसको लिख लिया करता था। संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्र प्रशासन का सबसे ऊपर हो गया। उसके बाद प्रशासन की सुविधा से संपूर्ण राष्ट्र को कई इकाई में बांटा गया था, जिसमें जैसे उसके नीचे क्या हो गया मंडल। जैसे अभी भी राज्य होता है तो उस जगह राष्ट्र आप लिखेंगे। जैसे अभी भी आप मंडल किस प्रमंडल में है बोलते हैं लोग, तो मंडल हो गया। मंडल के नीचे क्या हो जाएगा कमिश्नरी, कोट्टम। ठीक है। और फिर उसके बाद जिला को नाडु कहा जाता। जैसे अभी भी आप नाम सुनते होंगे दक्षिण भारत तमिलनाडु। ठीक है। तो नाडु जिला को कहा जाता था और नाडु
जो बटा हुआ था वो तहसील या गांव के समूह में, कुर्रम में, जैसे ब्लॉक हो गया, और फिर ब्लॉक क्या था, जो कुर्रम था वो गांव में बटा हुआ था। तो इस तरीका से वहां पे आप बांट करके लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी वहां पर, राष्ट्र थी। राष्ट्र कई इकाई में विभक्त था, जिसे क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम कमिश्नरी और प्रत्येक नाडु जिला में बटा था। तो यही मंडलम जो है कोट्टम में बटा हुआ था, और कोट्टम नाडु में बटा हुआ था, और नाडु कुर्रम में बटा हुआ था। कुर्रम मतलब गांव का समूह। मंडलम का प्रधान तो राजवंशीय होते थे, लेकिन जो मंडल के होते थे वो राजा के वंश से जुड़े होते थे, लेकिन कोट्टम और नाडु कुर्रम में अन्य अनेक कर्मचारी और अधिकारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सूचना अपने से ऊपर वाले इकाइयों को देते थे। यानी कोई भी सूचना हुआ, जैसे गांव के बारे में सूचना कुर्रम को मिलेगा, तो सबसे नीचे, सबसे ऊपर में आप राष्ट्र लिखेंगे, राष्ट्र के नीचे इस तरीका से आप स्ट्रक्चर भी वहां पे बना देंगे। मंडलम, मंडलम से नीचे कोट्टम, कोट्टम से नीचे नाडु, नाडु से नीचे कुर्रम, कुर्रम से नीचे ग्राम, ग्राम समूह। ठीक है, यही कुर्रम ग्राम था, ग्रामों का समूह था ये ग्राम नीचे। तो इस तरीका से आप स्ट्रक्चर दे, और सब एक दूसरे पे जो है सूचना का आदान प्रदान। ये ग्राम कुर्रम को भेजता था, कुर्रम नाडु को, नाडु कोट्टम को, कोट्टम मंडलम को, मंडलम राष्ट्र को। तो इस तरीका से आप वहां पर लिख देंगे। अब आ जाइए, जो भू राजस्व था वो क्या था। तो राज्य का मुख्य आय का साधन क्या था, भू राजस्व था, जिससे ग्राम सभाएं वसूली किया करती थी। वो 1/6 कर वसूलते थे। यानी जो भी अनाज हुआ, जैसे 6 केजी हुआ तो उसमें 1 केजी, ठीक है, तो वसूल करते थे। और भू राजस्व का निर्धारण सामान्यतः खेत की उर्वरता, सिंचाई की सुविधा, क्योंकि ये लोग सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करा रखे थे, और वार्षिक फसल चक्र को ध्यान में रख करके लिया जाता था। ये नहीं कि जहां कम भी फसल हुआ ज्यादा ले लेते थे, ऐसी बात नहीं था। उनकी उर्वरता और फसल चक्र को ध्यान में रख करके ये लोग अनाज का टोटल का 1/6 भाग तक वसूली करते थे। ठीक है, अब आ जाइए सैन्य प्रशासन। तो चोलों के पास जो अश्व सेना भी थी, गज सेना भी, पैदल सेना भी थी, साथ ही उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का भी गठन किया था। और यही सबसे ज्यादा यहाँ पे मजबूती स्थिति में चोल को बनाता है, क्योंकि ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भी देश हैं या श्रीलंका है, ये सब पे आधिपत्य जमाने में इनकी नौसेना ने बहुत ज्यादा मदद किया था इनको। ठीक है, तो नौसेना तो एकदम लिखिएगा ही। उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चोल के बारे में हम लोग इसको स्थानीय स्वशासन के लिए इसको हम लोग ज्यादा जानते हैं। तो स्थानीय स्वशासन में क्या था, देखिए, स्थानीय प्रशासन यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो जैसे अभी भी आपका जैसे पंचायती राज व्यवस्था होता है, एक शहरी नगर निकाय होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक ग्रामीण था तथा दूसरा नगरीय। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, और ग्राम प्रशासन के लिए 3 प्रकार की समितियां होती थी। जैसे उर है, दूसरा सभा या महासभा ब्राह्मणों की हुआ करती थी, और तीसरा है नगरम। ठीक है, अब देखिए, उर सामान्य लोगों की सभा थी जिसमें सामान्य लोग आते थे, और सभा महासभा ब्राह्मणों की थी, तथा नगरम नगर प्रशासन के लिए था। नगर में जहां पे शासन होता था उसके लिए नगरम नामक समितियां बनाई गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, महासभा की सदस्यता के लिए। अब देखिए, ये तभी पॉइंट्स लिखेंगे जब उसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में कहेगा लिखने के लिए, तब आप ये सब पॉइंट्स लिखेंगे। नहीं तो इतना लिख करके ऊपर जो हमने बताया इतना लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, ये तब नहीं लिखेंगे। लेकिन जब पूछ देगा स्थानीय स्वशासन की विशेषता के बारे में बताइए, तब जाकर के आपको इस पॉइंट्स को लिखना होगा। महासभा की सदस्यता की योग्यता क्या थी, तो सभी लोग महासभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। उसके लिए क्या था कि 1.5 एकड़ भूमि का मालिक होना चाहिए वो, उसके बाद उसका अपना मकान हो, और वेद का ज्ञान होना चाहिए। तब ये अगर 3 क्वालिटी है तब जाकर के उसको अर्हता दिया जाता था। और निरर्हता क्या है, पाप कार्य में लिप्त हो। अगर वह किसी प्रकार का पाप किया है तो उसको महासभा में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर कर का भुगतान ना किया हो, सरकारी जो भी कर था स्थानीय शासन के माध्यम से जो कर लिया जा रहा था भू राजस्व, वो अगर भुगतान नहीं किया गया तो उसमें भी इनको महासभा में शामिल नहीं किया जाएगा। या पूर्व में रह चुके हैं तो उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का ही हुआ करता था। ठीक है, तो ये निरर्हता में आप लिख सकते हैं। कार्य क्या था, भू राजस्व का निर्धारण और उसका वसूली करना। महासभा क्या कार्य करती थी,
तो भू राजस्व का निर्धारण और उसका कर वसूली, भूमि विवाद और अन्य विवादों का निपटारा, भू राजस्व के खर्च के बाद जो शेष राशि बच गई वो केंद्रीय कोष को भेजती थी। उसके बाद इन्हें भू राजस्व नहीं चुकाने वाले भूमि को नीलाम करने का भी अधिकार था। और जो गांव स्तर पे मंदिर तालाब आदि का जो प्रबंधन था, सड़क, मंदिर, तालाब, कुआं, तो ये सब का काम ये स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही वहां पर किया जाता था। उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया क्या था? महासभा के सदस्यों का निर्वाचन लॉटरी पद्धति से होता था। जैसे लॉटरी निकाला गया, जिसका नाम निकल जाए। उसके बाद सीमाएं, केवल पुरुषों को ही सभा और महासभा का सदस्य बनने का अधिकार था। तो इसकी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। उसके बाद निर्धारित योग्यता जो था, वेद का जानकार होना चाहिए। उसके बाद तो इसमें निरक्षर लोगों को उससे वंचित किया जाता था। उसके बाद भूमि का स्वामी भी यहाँ पे आपने देखा कि भूमि का स्वामी है, जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन है, वही यहाँ पे जो है सदस्यता ग्रहण उन्हीं को मिलेगा। तो ये सब वहाँ पे सीमाएं थी, तो इसकी चर्चा कर देंगे। अब आ जाए आर्थिक उपलब्धि में चोल का क्या था। तो चोलों ने कृषि के विकास हेतु विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया था। और आप देखेंगे कावेरी तथा अन्य नदियों पर प्रस्तर बांध यानी पत्थरों का बांध निर्माण किया गया था। और विस्तृत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। कृषि के साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए चोलों ने विशाल राजमार्ग का निर्माण करवाया था। साथ ही नदी जल मार्गों में सार्वजनिक नौकाओं की व्यवस्था की थी। और इस युग में व्यापार चीन और दक्षिण पश्चिम एशिया के साथ काफी विकसित हुआ था। आगे देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। तो चोल युग धार्मिक पुनरुत्थान के लिए भी प्रसिद्ध था। और इस काल में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जैसे नैनार से भक्त या अलवार जो विष्णु के भक्त हुआ करते थे, तो भक्ति आंदोलन वहाँ पे हुआ था। रामानुज जैसे वहाँ पे कह सकते भक्ति आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो चोल युग धार्मिक पुनरुत्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। इस काल में पौराणिक शैव तथा वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ और शैव नैनारों तथा वैष्णव अलवारों ने अपने भक्ति गीतों, भजनों तथा प्रवचनों से पूरे संपूर्ण दक्षिण भारत को अपलावित किया था। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और शंकराचार्य वगैरह भी आप देखेंगे कि इसी समय में हुए थे, 6ठी सदी के आसपास में। तो वहाँ पे चोल में आप धार्मिक उपलब्धि में ये सब लिख सकते हैं कि जो पुनर्जागरण जो धर्म में हो रहा है, हिंदू धर्म में, शैव धर्म या वैष्णव में, तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो शैव भक्त को नैनार कहा जाता था दक्षिण भारत में, और विष्णु के जो भक्त थे वैष्णव, उनको अलवार कहा जाता था। तो ये सब आप अपने भक्ति गीत और भजन प्रवचन से संपूर्ण दक्षिण भारत में एक नया जो धर्म के प्रति जो है पुनर्जागृत किया था। तो ये आप लिखेंगे पॉइंट्स में। उसके बाद कलात्मक उपलब्धि में तो बहुत ज़्यादा ये आगे थे। जिस प्रकार से पल्लव में पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है। पल्लव भी कला संस्कृति मंदिर निर्माण शैली में बहुत ही उन्नत शैली उन्होंने किया था। और पल्लव के बाद चूंकि चोल का आता, तो पल्लव काल में जो विकसित जो द्रविड़ स्थापत्य कला हुआ, तो वो चरमोत्कर्ष पर जो पहुंचा है वो चोलों के समय में ही पहुंचा है। चोल काल में निर्मित मंदिर में जैसे आप 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तिरुकटलाई का सुंदेश्वर मंदिर, उसके बाद नरकामले का विजयालय मंदिर, तंजावुर का वृहदेश्वर मंदिर, तो ये सब चर्चा कर दीजिएगा। इन मंदिरों की विशेषता है कि उसमें गर्भगिरी और उसके ऊपर क्या बने हुए थे, शिखर बने हुए थे। ठीक है। जैसे मंदिर जनरली क्या होता था कि एक गर्भगिरी बनाया जाता था, उसके आगे फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर ये इस तरीका के आकृति में बनते थे। ये जैसे आपका गोपुरम हो गया, मेन गेट हो गया, उसके अंदर यहाँ पे फिर गर्भगिरी हो गया। गर्भगिरी के चारों पर दक्षिणा पथ होता था और उसके ऊपर विमान बनाए जाते थे। विमान कहने का अर्थ है विमान, इस तरीका का आकृति का मंदिर आप देखते होंगे, तो इस तरीका के मंदिर वहाँ पे आपको दिखाई देंगे ऊपर में। तो वही है, गर्भगिरी के ऊपर बने विमान शिखर एवं गोपुरम क्या था, ये गोपुरम जो था प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार भी बहुत उन्नत तरीका से बनाए गए थे। इन्हें काफी विशाल और सजावट के साथ बनाया गया था। तो चित्र बना सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीका से जैसे हमने बनाया दिखाने के लिए। उसके बाद शिल्प कला,
ऐसे मैं पल्लव में अच्छे से चित्र उसमें दिखाऊंगा, तो वही सेम चित्र इसमें भी बनाना है आपको। शिल्प कला के क्षेत्र में इन्होंने धातुओं के अत्यंत सुंदर जो है मूर्तियों का निर्माण किया था। जिस प्रकार से आप कांसे का देखिएगा, नटराज का नृत्य करते हुए मंदिर है, मूर्ति है, शिव की प्रतिमा है। कई बार परीक्षा में ये भी पूछ दिया जाता है कि नटराज में कितने हाथ हैं शिव के, तो उसमें 4 ही हाथ हैं। तो ज़्यादा उसमें आप बहुत लोग 6 बोल देते हैं, लेकिन 4 ही हाथ हैं। तो कांस्य प्रतिमाओं में सर्वोत्कृष्ट है कौन? नटराज। तो इसकी चर्चा कर दीजिएगा। इसके अलावे पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय तथा गणेश आदि के भी असंख्य प्रतिमाएं निर्मित की गई थी। तो आपने देखा यहाँ पर चोल का मेन रूप से स्थानीय स्वशासन, नौसेना और वहाँ के जो राजेंद्र जो प्रथम हैं उन्होंने श्रीलंका को विजित कर लिया, राजराज प्रथम के पुत्र। तो इस प्रकार से आप ये सब चर्चा करके अच्छे से आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है चोलों ने अपने शासन काल में प्रत्येक क्षेत्र में काफी उपलब्धियां अर्जित की, किंतु स्थानीय ग्राम सभाओं के स्वायत्तता से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूंकि क्या होगा, ग्रामीण स्वायत्तता से आगे चलकर सामंत का उदय होगा गांव के स्तर पर, और सामंत क्या करेंगे? राजा को कमजोर करेंगे, जिसने न केवल केंद्र की शक्तियों को कमजोर किया वरन चोल साम्राज्य के पतन का भी कारण बन गया। तो इस प्रकार से आप चोल के बारे में अगर इतना पॉइंट्स अगर लिख देते हैं, और इस साल के लिए VVI का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, 110% उम्मीद है कि चोल के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना 67th BPSC में है। इसलिए इसको तो मैंने जैसे लिखा है वैसे अगर आप रट्टा मार के भी छाप भी देते हैं तो आपको एवरेज से ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। चूंकि जो आपने देखा होगा आंसर राइटिंग का जो हमने तरीका अपनाया है, और ये तरीका आपको बहुत ही बेस्ट नंबर दिलवाएगा, आप भरोसा रखें। और जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर लें, और अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। और आप भरोसा रखें, आपने हजारों लाखों रुपया खर्च किया होगा इसमें। एक बार आप जो है थोड़ा सा बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, जो मैं बस एक अपना जो मैनेजमेंट कॉस्ट ले रहा हूँ, मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, बस ये जो ऐप का कॉस्ट है वो ले रहा हूँ। तो उस माध्यम से आप करके देखें, शायद मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।